हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 6 के भाग 3 पर आधारित है। भाग 3 सामाजिक परिदृश्य जनजाति कला संस्कृति पर्व पर आधारित है। हम देखेंगे कि इस हिस्से से, इस भाग से जो आए हुए प्रश्नों के आदर्श उत्तर कैसे लिखें, किन किन बातों को शामिल करके अपने उत्तर लेखन को हम सुधार करें, जिससे आने वाले आगामी एग्जाम में जो स्टूडेंट्स पहली बार या दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं वो अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक 30 शब्द यानी 3 लाइन 30 शब्द में हमको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो प्रश्न पहला आपके सामने है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा लिखिए। सेम यही सवाल लास्ट ईयर मेंस में भी रिपीट हुआ था, इसीलिए पूर्ववर्ती प्रश्नों को बिल्कुल हल करके जाएंगे। उससे आसपास या उससे मिलता जुलता आपको प्रश्न देखने को भी एग्जाम में मिलता है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा लिखिए। तो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन के अनुसार जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समूह को कहा जाता है जो सामान्य भूभाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा एक सामान्य संस्कृति व्यवहार करता हो। डॉक्टर घुरिये के अनुसार भारत में जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं। ठीक है, ये जो समाजशास्त्री हैं उनका मत है कि जो भारत में जो जनजाति है वो पिछड़े हुए हिंदू हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो गिलिन एंड गिलिन ने क्या कहा कि जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समूह को कहा जाता है, पहला, जो सामान्य भूभाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति व्यवहार करता हो, मतलब एक सामान्य भूभाग में वो निवास करते हैं, उनकी भाषाई एकता है, उनकी संस्कृति व्यवहार में एकता है, इनको बोलेंगे अपना जनजाति। ठीक है। और अपना घुरिये के अनुसार क्या बोला गया, समाजशास्त्री घुरिये ने क्या कहा कि भारत में जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं। ठीक। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये सवाल आया था। तो केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजाति को चिन्हांकित किया गया है। 1950 में चिन्हांकित किया गया, 1950 में, जो कि अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा एवं कमार है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वर्ष 2003 में 2 पिछड़ी जनजातियों के रूप में पंडो और भूंजिया को स्वीकारा है। इस तरीके से आप कम शब्दों में आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस कलाकार को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया है। वैसे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नाम ही बताना था, ठीक है, तीजन बाई करके, लेकिन आप उस आंसर को ग्रेविटी लाने के लिए कैसे लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका श्री तीजन बाई को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019 प्रदान किया गया है। वेदमती शैली की गायिका तीजन बाई छत्तीसगढ़ में पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। इतना जब आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर संतुष्ट हो पाएगा, तब जाकर के वो कहीं आपको 2 में से 1.5 नंबर दे। अमूमन लोगों को 2 में से 1 ही नंबर देता है आयोग, जो वहाँ के चेक करने वाले हैं। चाहे आप कितने अच्छा आंसर लिखें, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में 2 मार्क्स नहीं मिलते। अगला सवाल देखते हैं, सिहावा का क्या महत्व है। देखिए, आपको यहाँ पे सिहावा का इंपॉर्टेंस बताना है कि सिहावा क्यों फेमस है उसके लिए। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा एक पर्वत श्रेणी है, ये भी उसका महत्व है, विशेषता है कि एक पर्वत श्रेणी है जहाँ से छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का उद्गम होता है। यह रामायणकालीन स्थल भी रहा है जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। पर्वत के निकट कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है जहां मांग में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो देखिए, महत्व में आपने कितनी चीजें बता दी, एक पर्वत श्रेणी है वो बताया, महानदी का उद्गम है वो बताया, रामायणकालीन स्थल है वो बताया, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है वो बताया, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है वो भी बताया, मांग में अपना जो है प्रतिवर्ष यहाँ मेला भरता है वो भी बताया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस आपको आंसर में देखने को मिल रहा है, इससे आपके आंसर को एक ग्रेविटी मिलेगी। अगला हम देखते हैं, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 5, गिरौदपुरी का ऐतिहासिक महत्व बताना है। देखिए, अब यहाँ पे महत्व तो बताना है लेकिन ऐतिहासिक महत्व बताना है हमको। तो गिरौदपुरी सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास की जन्मस्थली है। ये भी एक उसका महत्व है कि गुरु घासीदास जो सतनाम पंथ के प्रवर्तक हुए उनकी जन्मस्थली रही है, जो बलौदाबाजार जिले में महानदी एवं जोक नदी के संगम पर स्थित है। ये भी उसका एक इम्पोर्टेंस है कि 2 नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, जहाँ कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम है।
प्रतिवर्ष यहाँ फागुन पंचमी को मेला लगता है। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्यौहार के महत्व पर प्रकाश डाले। यहाँ पे आपको देखिए, ये 2 नंबर का सवाल है। इसमें आप वो अपना उसको कोटेशन वगैरह नहीं लिखेंगे या और किसी बातों को शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा उसके महत्व, इंपॉर्टेंस को लिखना है। अन्नदान का महापर्व, देखिए पहले लाइन से ही आपका इंपॉर्टेंस झलक रहा है, आपका महत्व जो है आंसर में जो है वो दिख रहा है कि अन्नदान का महापर्व छेरछेरा प्रतिवर्ष पौष महीने के पूर्णिमा को बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह पर्व नई फसल के उपज घर आने की प्रसन्नता पर मनाया जाता है। इस दिन बच्चे टोली बनाकर घर घर जाकर धान, चावल या नगद राशि मांगते हैं। ठीक है, महत्व में आपने क्या क्या बताया कि अन्नदान का महापर्व है, ठीक है, और अपना नई फसल के उपज आने पर प्रसन्नता से मनाया जाता है। ठीक है, प्रसन्नता पर। उसके बाद में अगला सवाल हमारा देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। छत्तीसगढ़ में स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान और गुंडादुर सम्मान किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, समय की कमी है, तो आप सीधे तरीके से, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायक 1857 की क्रांति पर मर मिटने वाले वीर शहीद वीर नारायण सिंह पर आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। वहीं 1910 के भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर के सम्मान में खेल क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, खेल क्षेत्र में गुंडाधुर के सम्मान में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन को सीधा सीधा लिख लेना था, एक्चुअल क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है ये अपना 2 नंबर वाला अंतिम क्वेश्चन है। जसपुर का तपकरा गांव क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, क्यों फेमस है, बस ये बताना है। नागलोक के नाम से प्रसिद्ध, देखिए पहले लाइन में उसको अगर आंसर मिलने लगे तो जांचने वाला बहुत जल्दी खुश हो जाता है। नागलोक के नाम से प्रसिद्ध तपकरा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। देखिए 2 बात मिल गई, नागलोक प्राकृतिक पर्यटन स्थल। नागलोक के नाम से प्रसिद्ध तपकरा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ प्राकृतिक रूप से नागों का वास माना जाता है। यहाँ की जलवायु भी सर्पों के अनुकूल है, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ नागों के संरक्षण के लिए स्नेक पार्क प्रस्तावित किया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 13 तक शब्द सीमा 60। ठीक है, अंक 4 प्रत्येक प्रश्न पर। ठीक है, पहला अपना प्रश्न है 9वां प्रश्न, मतलब पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में बसे सतनामियों का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, देखिए पहला लाइन क्या बता रहा है कि जो आपको पूछा है वहीं से चालू करेंगे। वैसे तो इसमें हमको सिर्फ विशेषता लिखना है, हमको बस ये बताना है कि पंथी नृत्य में क्या अलग होता है, क्या स्पेशल होता है बाकी नृत्यों से, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है। तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में बसे सतनामियों का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास के जन्म उत्सव पर किया जाता है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फागुन पंचमी को होता है। नर्तक जैत खम की स्थापना कर पंथी नृत्य में मग्न हो जाते हैं। यह द्रुत गति का नृत्य है जिसमें नर्तक अपनी शारीरिक कौशल एवं चपलता प्रदर्शित करते हैं। पंथी नर्तकों की वेशभूषा सादी होती है। माथे पर सादा तिलक, सिर पर सफ़ेद फेटा उनका श्रृंगार होता है। इस नृत्य के अंत में नर्तक पिरामिड का निर्माण करते हैं। पंथी नृत्य से जुड़े गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता एवं आध्यात्मिक संदेश भी होता है। इतनी बातें आपको लिखना है। तो देखिए इसमें आपने सारा विशेषता बताया कि ये सतनाम पंथ का नृत्य है, अपना गुरु घासीदास के जन्म के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अपना इस नृत्य में अपना जैतखाम स्थापित करके किया जाता है, पिरामिड बनता है। आपने बताया कि द्रुत गति से होने वाला नृत्य है, सफ़ेद वेशभूषा होती है। कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह से नृत्य के बारे में चर्चा किया है, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आगे सवाल है प्रश्न क्रमांक 10। पंडित सुंदरलाल शर्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए पंडित सुंदरलाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहीं पे समझिएगा, आपको किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है तो उस व्यक्ति विशेष की उपलब्धि, उस व्यक्ति विशेष की अपना जीवनी के बारे में, अपना मतलब उसके द्वारा उपलब्धि, उसके द्वारा किए गए कार्यों, उनका व्यवहार, उनके द्वारा किए गए कार्य, इसके बारे में चर्चा करना है, न कि आपको यहाँ पे उनकी जीवनी का चर्चा करना है। अमूमन प्रश्न में आपको जैसे लिखने को आता है कि जीवनी लिखिए, तब जीवनी में आप उनका जन्म का तिथि और स्थान के साथ में उसके माता पिता इन सब का नाम लेते हैं। लेकिन हमको टिप्पणी लिखना है तो टिप्पणी में हमको सिर्फ उस व्यक्ति के अपना जन्म आप बताएंगे तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें उनके व्यक्ति विशेष
जो उनकी उपलब्धि है उसको आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के निकट चमसूर गांव में हुआ। किशोरावस्था में लेखन कला में निपुण उन्हें छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा का उच्च कोटि ज्ञान था। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ी खंड काव्य दान लीला सर्वाधिक चर्चित कृति है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास एवं अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उनके आजीवन प्रयास, राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी भूमिका के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का जन जागरण एवं सामाजिक क्रांति का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें आपने क्या क्या बताया, उनका जन्म बताया कि वो किशोरावस्था से ही लेखन में मतलब उनका रुचि रहा। ये आगे चल के उनको आपको दिखाता है कि हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा का उच्च कोटि ज्ञान होने के कारण 18 अपना रचनाएं लिखी, जिनमें खंड काव्य दान लीला सर्वाधिक चर्चित रहा। सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया। ठीक है, यहीं पे अपना सामाजिक कुरीतियों में वो सब आ गया, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता। और आपने ये भी लिखा कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका के कारण, क्योंकि अब ये 4 नंबर का सवाल है, आपको 6 लाइन में उत्तर देना है, इतना सफिशियंट है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के नाम लिखिए। आपको इसमें सीधा सीधा नाम लिखना था, 3 और जो 11 छत्तीसगढ़ में जितने भी हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अपना अभ्यारण्य, इनके सीधा सीधा नाम लिख देना है। देखिए इसको कैसे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो क्रमशः क्षेत्रफल में घटते हुए, देखिए यहाँ से एक जानकारी से वो अरेंज हो गया। एग्जामिनर भी इससे प्रभावित होता है कि आपने दिए हुए समय में चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की है। तो जो क्रमशः क्षेत्रफल में घटते हुए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और अपना कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बगल में आपने ब्रैकेट में सन भी लिख दिया, तो उससे उसकी स्थापना वर्ष भी पता चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद में आगे क्या है, राज्य शासन द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में, राज्य शासन द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में वन्य जीव संवर्धन हेतु कुल 11 अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जो कि सर्व प्राचीन सीता नदी 1974। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल बताने का एकदम जरूरी नहीं है सबको, क्योंकि यहाँ पे 11 है, तो आपने लिखा जो कि सर्व प्राचीन सीता नदी 1974, अचानक मार, बादल खोल, गोमरडा, बारनवा पारा, सेमरसोत, तमोर पिगला, उदंती, भैरमगढ़, पामेड़, भोरम देव 2001 सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। तो आपने यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा जानकारी दिया, उनके नाम के साथ में आपने प्राचीन नवीनतम को बताया। चाहते तो आप इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी बता सकते थे कि सबसे छोटा बादल खोल, बगल में सबसे बड़ा अपना सेमरसोत, ऐसे करके। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं कि समेकित बाल विकास परियोजना का महत्व बताइए। समेकित बाल विकास योजना का महत्व बताइए। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई। वही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1975 में चालू हुआ वही है, जिसका संचालन अपना संचालन जो संस्था है, जो क्रियान्वयन इकाई है, वो आंगनबाड़ी है। ठीक है, आंगनबाड़ी के माध्यम से ये सारी योजनाएं चलती हैं। तो समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इस योजना के उद्देश्य, पहला, बच्चों में उचित मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना। दूसरा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण में कमी लाना। बाल विकास को बढ़ावा देने वाली नीति कार्यक्रम को लागू करने में तालमेल बिठाना। ठीक है, जो मतलब बाल विकास जैसे जो उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो पॉलिसी बनी हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए तालमेल बनाना। इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से मतलब इस योजना के माध्यम से, संस्था के माध्यम से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषाहार जैसे सुविधाएं दी जा रही हैं। इतना आपको लिखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है प्रश्न क्रमांक 13 है प्रश्न क्रमांक, रामगढ़ की गुफाओं का वर्णन कीजिए। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसमें हमको गुफाओं के बारे में ही वर्णन करना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में गुफाओं के खोजकर्ता ब्रिटिश अधिकारी कर्नल औसले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में गुफाओं के खोजकर्ता ब्रिटिश अधिकारी कर्नल औसले हैं। उन्होंने शिकार के दौरान 1904 में यहाँ सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा तथा जोगी मारा की गुफाओं को देखा, जिसका विस्तृत अध्ययन डॉक्टर ब्लास ने किया। ये भी उन गुफाओं का वर्णन में आएगा, क्योंकि ये गुफा
प्रकाश में कैसी आई, इसको खोज किसने किया, इसका अध्ययन किसने किया, ये कहाँ है, ये तीनों चारों बातें आपको तीनों लाइन में मिलती है। आगे लिखते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा रामायणकालीन है, जहाँ भगवान राम ने माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ कुछ समय व्यतीत किया था। वहीं मौर्यकालीन जोगी मारा की गुफा नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा गाती है, जो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, इतना काफ़ी है। आगे सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक आपको शब्द सीमा 100 है, अंक 8 निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, छत्तीसगढ़ शासन की नरवा, गरुआ, घुरवा एवं बाड़ी को बारे में लिखिए। देखिए, ये सवाल को कंक्लूड करने के लिए सबको प्रॉब्लम होता है, सबको ये समस्या आता है कि इसको कंक्लूड कैसे करें, इसके बारे में कैसे लिखें। तो देखिए, इसको कंक्लूड कैसे करते हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 से हुई। इसी के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा और बारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, अब आगे आपको अलग से डिटेल नहीं देना पड़ेगा कि ये सारी योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 नहीं, आपने एक ही बार बता दिया कि सुराजी गांव योजना का पार्ट है और सुराजी गांव योजना की शुरुआत कब हुई है, 1 जनवरी 2019। ठीक है, उसके बाद में नरवा कार्यक्रम का उद्देश्य, क्योंकि आपको मेनली किसको बताना है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम को जो है बताना है। तो नरवा कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि को बढ़ावा देना, साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण कर उनको पुनर्जीवित करना। गरुआ कार्यक्रम का उद्देश्य गौठान का निर्माण कर पशु संरक्षण एवं संवर्धन करना। घुरवा कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से खाद निर्माण कर किसानों की उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम हो और भूमि की उर्वरता बढ़े, ये है। ठीक है, अगला है बारी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सब्जियों, फल फूल की उत्पादन को बढ़ावा देकर गांवों में पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साथ ही इससे उनके अतिरिक्त आय का भी अर्जन हो। ठीक है, कुल मिलाकर इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत घटकों, क्योंकि ये परंपरागत घटक है, गरुआ, घुरवा, बारी, नरवा, तो यही बोल रहा है। कुल मिलाकर इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत घटकों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में लाना है। ठीक, आगे सवाल है अपना। ठीक है, आगे ये सवाल है, यहाँ से वही सवाल है, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो ऊपर तो नीचे यहाँ लिखे हैं कि सवाल 15 है, 8 नंबर के लिए 100 शब्द में लिखना है। किसी एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल का वर्णन कीजिए। देखिए, आप किसी भी पुरातात्विक स्थल का वर्णन करने में आप स्वतंत्र है, आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। मैं अगर चाहता तो यहाँ पे सिरपुर के बारे में भी वर्णन कर सकता था, जो कि सबसे सरल होता है। सिरपुर के बारे में ऐतिहासिक क्रम आपको देखने और दिमाग में ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, लेकिन सिरपुर के बारे में मैंने लास्ट अपने वीडियोस पे उसमें शेयर किया है, उस पर चर्चा किया है, उस पर आंसर राइटिंग किए है। तो इसीलिए आज मैंने एक ऑब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को उठाया, दीपा डी। ठीक है, दीपा डी जो पुरातात्विक स्थल है, जो आपके मेंस में सिलेबस है, ये कभी भी उठ करके ये सवाल आ सकता है। और किसी ऑब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को कैसे लिखें, आपको वो देखने को भी मिलेगा इस आंसर राइटिंग में। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं स्थलों में से एक दीपा डी या दीपार डी है, जो बलरामपुर के कुसमी तहसील के अंतर्गत आता है। सवाल में आपको वर्णन ही तो करना है स्मारक स्थल का। ठीक है, सन 1987 में जब खुदाई के दौरान यह स्थल प्रकाश में आया तो उत्खनन सामग्रियों से पता चला कि यह स्थल प्राचीन काल में सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र रहा है। यहाँ रहने वाले शासकों ने मूर्तिकला, स्थापत्य कला निर्माण को प्रश्रय दिया। इसका जीवंत उदाहरण आज भी आपको दीपा डी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए मंदिर अवशेष जो देखने को मिलता है। यहाँ भगवान शिव की अनेक प्राचीन मंदिरों के साथ वैष्णव संप्रदाय के मूर्तियाँ भी मिली हैं। कन्हार नदी के किनारे स्थित यह स्थल, जहाँ समीप ही कोटरी एवं पवई जलप्रपात है, जो पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनते हैं। भग्न शिव मंदिरों में सामत सरना शिव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भग्न शिव मंदिरों में सामत सरना का शिव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिर प्रांगण में विष्णु, गणेश, नंदी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ यह स्थल शैव, वैष्णव एवं अन्य प्रमुख समुदाय की मूर्तियाँ
स्थापत्य इस क्षेत्र की गौरवशाली इतिहास आज भी सजोए हुए हैं। इस तरीके से आप किसी अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को भी थोड़ा सा पढ़ करके उसके बारे में जान करके आप लिख सकते हैं। हमको द्विपाठी के बारे में ज़्यादा कुछ कहाँ पता, अपने को बस इतना पता होता है कि पुरातात्विक स्थल है, अपना प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पे मिले हैं, सामासरना के बारे में पता होता है, कन्हार नदी के किनारे हैं, इतना पता है। तो इसको कैसे पिरो करके हम लिख सकते हैं, आपने यहाँ पे देखा। इसी तरीके से किसी अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपके आगे आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, उसका आंसर इसी तरीके से करना है। आगे देखते हैं हमारा सवाल। देखिए प्रश्न क्रमांक 16 ये है युवा गृह, ठीक है। ये अपना लास्ट सवाल है इस भाग का, जिसके लिए आपको 15 अंक निर्धारित हैं, 175 शब्द। आपको जान करके हैरानी होगी कि सेम अपना ये जो सवाल है युवा गृह वाला नहीं, अभी ये जो सवाल है ये आपका 8 नंबर वाला ही सवाल है, 10 नंबर का भी। इसके आगे हम देखेंगे 15 नंबर का जो सवाल है वो सेम सवाल आपके लास्ट ईयर में भी आया था और 15 नंबर में ही। तो इसीलिए आपको पूर्ववर्ती जो प्रश्नों को विशेष करके आपको सॉल्व करके जाना है, हल करके जाना है, देख करके जाना है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कि युवा गृह से आप क्या समझते हैं। घोटुल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। युवा गृह जनजातियों की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जहां अविवाहित युवक युवतियां सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपरा से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। आपने क्या लिखा कि युवा गृह जनजातियों की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जहां अविवाहित युवक युवती सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपरा से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। यह गांव के बाहर या जंगल के पास घास फूस से बनी एक झोपड़ी होता है। घोटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है, क्योंकि आपको आगे घोटुल पर चर्चा करना है। वास्तव में घोटुल के लिए मूल शब्द गोटुल है, जिसका अर्थ होता है गोंगा अर्थात विद्या स्थल। यहाँ मुरिया जनजाति में प्रचलित रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। घोटुल में वे आमोद प्रमोद के लिए ही नहीं आते, बल्कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं अनुशासन को भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, आमोद प्रमोद के लिए ही नहीं आते कि सिर्फ मनोरंजन के लिए, वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों और अनुशासन को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सामाजिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे समाज में स्वीकृत व्यक्ति बन जाते हैं। घोटुल सामाजिक एवं मानसिक समस्याओं को भी हल करने का स्थल है। ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे कि घोटुल सामाजिक एवं मानसिक समस्याओं को भी हल करने का स्थल है। घोटुल के अंदर मनोरंजन की व्यवस्था होती है। इस हेतु घोटुल नृत्य, जिसे मांदरी नृत्य भी कहते हैं, का मंचन करते हैं, जो घोटुल के देवता लिंगोपेन को समर्पित है। इस प्रकार से मुरिया जनजाति घोटुल के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करती है, जिससे उनकी संस्कृति आज भी मूल रूप में बनी हुई है। ये हो गया। अब ये हमारा लास्ट सवाल है। ये सवाल जो मैं आपको कह रहा था, ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी सेम टू सेम आया है, 15 नंबर में ही सवाल था। ठीक है, तो इसीलिए विवाह का ही वर्णन करना था। उसमें छत्तीसगढ़ में प्रचलित विवाह का वर्णन करना था और इसमें लिखा था कि जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह का वर्णन करिए। 15 नंबर में ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको बोगार्डस का ये डेफिनेशन याद कर लेना है। ये आपको हमेशा, ये सवाल अभी आया है, आगे भी आता रहेगा, क्योंकि जनजातियों का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर हो जाता है विवाह वाला। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रोफेसर बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। एक ही लाइन का डेफिनेशन है, याद कर लेंगे। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ठीक है, कैसे याद करेंगे डेफिनेशन। पहले बात तो याद रखेंगे कि बोगार्डस क्या कहते हैं कि विवाह क्या है, संस्था है, जो कि सही है। विवाह संस्था कैसी संस्था है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली। किसको प्रवेश कराने वाली, स्त्री और पुरुष को। ठीक है, तो इसीलिए याद रखेंगे विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जनजातियों अंतर्गोत्र विवाह की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जनजातियों में अंतर्गोत्र विवाह की परंपरा है। जनजातियों में सामान्य विवाह को पैडुल कहा जाता है। जनजातियों में पाए जाने वाले अधिमान्य विवाहों का वर्णन इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे कम जगहों में आप कैसे वर्णन करेंगे कि जनजातियों में प्रचलित जो विवाह है और उनके अन्य नाम आप बगल में लिख देंगे, और ब्रैकेट में अगर आपको याद आता है तो वो ये विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। अगर आप सबको आंसर नहीं दे पाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ को ब्रैकेट में, जैसे गोंड जनजाति, कोड़कू में, सभी जनजाति में अगर आपको याद आ रहा है तो बगल में लिखते चलेंगे। इससे आपके आंसर को एक ग्रेविटी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अपहरण। इसको पायसोतुर विवाह भी बोलते हैं। अपहरण पायसोतुर विवाह गोंड जाति में
युवती का इच्छा विरुद्ध अपहरण, दूध लौटावा, अधिमान्य विवाह, गौण जाति, ममेरे फुफेरे युवक युवती में, क्रय विवाह, पारिंग धन सभी में, वधु मूल्य को सुख देना भी बोलते हैं, वधु मूल्य सुख देकर, सेवा विवाह इसको लमसेना, ठीक है यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, सेवा विवाह लमसेना, युवक द्वारा युवती के घर में सेवा, युवक द्वारा युवती के घर में सेवा, हठ विवाह, ढुकू एवं पैठुल बोलेंगे इसको, ठीक है, युवक युवती के घर में जबरदस्ती जाती है, ठीक है, युवक युवती के घर में, यहाँ पे हठ विवाह में युवक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, युवती जो है युवक के घर में जबरदस्ती जाती है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए पाटो विवाह, हल्दी पानी, ठीक है, कोड़कू जाति में होता है, विधवा पुनर्विवाह, विनिमय गुरामट विवाह गोण में दो परिवारों के मध्य संपन्न, ठीक है, सह पलायन, प्रेम विवाह सभी जाति में घर से भाग कर। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको जितनी भी जनजाति का जो विवाह याद आ रहा है धीरे धीरे बस उनको आपको लिखना है, कोई जरूरी नहीं आपको 10 को 10 पूरा याद आए, आपको 6 से 7 याद आ रहा है तो आप उसको लिखिए, लेकिन आपके पास में शब्द कौशल ऐसे हो कि आप अपने आंसर को उतना मजबूत बना ले कि वो अधूरा उत्तर भी ना लगे और आप आज अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें, ठीक है। इस प्रकार से विवाह का वर्णन करने के बाद में आप आंसर को कैसे क्लोज करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में जनजाति समुदाय में विवाह हेतु पुजारी की आवश्यकता नहीं होती, उनकी अपनी अलग लोकाचार रीति रिवाज है जिसे उनके मुखिया वरिष्ठ जन के द्वारा संपन्न कराया जाता है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति एवं बहुपत्नी जैसे विवाह का प्रकार प्रचलित है। विवाह किसी का भी हो, पूरा समुदाय हर्षोल्लास से मनाता है। इस तरीके से आप अपने आंसर को क्लोज किया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमको एक प्रेरणा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।